बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। आज हम विफाक की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे सिंध में जिस तरह बल्दियाती मामलात में इंप्रूवमेंट लाई गई है बकौल सिंध हुकूमत के कि हमने और मामलात ग्रास रूट पर हम ले आए हैं। हम ऐसी तरमीम करना चाह रहे हैं कि आम आवाम तक हुकूमतों की रसाई हो। ये बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस का शिकवा रहा कि जो है कानून सबके लिए होना चाहिए और जो रियासत की रिट है वो गली मोहल्लों तक होनी चाहिए। कोई एक मेयर पूरी कराची को ना चलाए, वो तमाम इख्तियारात आप यूसीस तक, आप गली मोहल्ले तक ले जाएं ताकि वो डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों से आम आवाम अपनी जो काम है, जो मामलात हैं वो बनवा सके। लेकिन इस पर जो सिंध के स्टेक होल्डर है, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पे जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको बड़े खदशात और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे ओवरऑल सिंध की परफॉर्मेंस क्या रही। बिलखुसूस जब हम शहर कायद पर नज़र डालते तो मुख्तलिफ अदवार यहाँ पर गुजरे, चाहे MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार से लेके फिर मुस्तफ़ा कमाल, फिर हम PMLQ का दौर देखते हैं, निमतुल्लाह खान साहब और जो नाज़मीन से लेके नायब नाज़मीन तारिक साहब और बहुत सारे लोग अहदों पर तैनात रहे। कितना उन्होंने काम किया, कितनी इंप्रूवमेंट की, कितनी तरामीम की कानून में, आइन में कि आम आवाम को उससे फ़ायदा हो सके, इसमें भी बात करेंगे। और वफाकी हुकूमत में जिस तरह हमने देखा कि लाहौर के मार्के में मुस्लिम लीग नून को नसीब हुई जीत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। क्या फिर से खरीदो फरोख्त का मामला हुआ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक से कैसे लाहौर में इतना वोट लेकर, इस पर बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ कहां किस तरफ जा रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप सिंध के PMLQ से आपका ताल्लुक है और आप नायब नाजिम भी रह चुके हैं कराची के। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार, आपने सियासत में कई अदवार देखे हैं, तसद्दुक़ गौरी साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने भी टाइम दिया। और फोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे MQM पाकिस्तान के मेंबर सूबे असेंबली गुलाम जिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर पॉलिटिशियन है आप अखुनज़ादा चट्टान साहब। प्रोग्राम को सर स्टार्ट करते हैं मोहम्मद तारिक साहब आपसे। आप भी यहाँ पे नायब नाजिम रहे और बड़ी खिदमात थी और PMLQ ने एक अरसा हुकूमत की सिंध में, तो आपको लग रहा है कि आप लोगों ने वो टारगेट पूरे किए जो आपको करने चाहिए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपने मुझे शुक्र बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका करम है कि हमने अपने एतवार में, चाहे वो नायब निज़ामत का दौर था, चाहे वो हमारी हुकूमत का दौर था, हमने काफ़ी हद तक अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी दी। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बना दिया है। नहीं, अच्छा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा उन्होंने जो मौकिफ पेश किया है कि ग्रास रूट तक हमने तो मुंतकिल किया है मामला, दावा किया है, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो इस वक्त पेश किया गया, जो ऑर्डिनेंस पेश किया गया सिंध असेंबली में कुछ अर्से पहले, उसमें जो है वो इससे पहले भी इसके ऊपर जो है वो ड्रॉन अटैक्स किए गए और उसको कमज़ोर किया गया और अब तो लाकर उन्होंने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। और उन्होंने काफ़ी तरामीम कर दी। इवन के जो कुछ चंद अस्पताल थे, पावर्स तो बहुत दूर की बात है, कुछ चीज़ें थी जो कुछ रह गई थी, वो भी जो है उसकी पावर्स भी जो हैं वो अब जो है वो सिंध हुकूमत ने ले ली। बहरहाल क्योंकि हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में मैं रहा हूँ और हमने काम किया 2001 से लेकर 2005 तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों में सिंध हुकूमत वापस उस तरफ जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने तरामीम की हैं उसमें वो टाउन्स को बहाल कर रही हैं कि ये टाउन वापस तो ये तो अपोजिशन की जमातों ने कहा था कि आप टाउन्स तक लेकर आएं, आप बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक मेयर पूरे कराची को नहीं देख सकता, आप और एक मेयर पूरे कराची को क्यों नहीं देख सकता? मेयर होगा, उसके नीचे फिर टाउन्स होंगे, टाउन में मेयर होगा। मैं यही बात करूँ कि हमारे ज़माने की तरफ वापस जा रहे हैं। ये 2001 में जो है वो कराची का मेयर था और उसके नीचे 18 हमारे पास टाउन नाजिम थे और वो हमारे साथ काम करते थे, तो अब उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है, क्या आप अपनी पुलिस को भी डिवॉल्व करेंगे टाउन्स पे? क्या आप अपनी जुडिशरी को यानी रेवेन्यू सिस्टम को, ACs DCs को भी डिवॉल्व करेंगे टाउन सिस्टम्स में? और उसके बाद फिर मजीद बातें आगे शुरू होती हैं। आपने हर चीज़ जो है वो हर जो सिटी गवर्नमेंट के मातहत बहुत सारे इदारे आते थे, जैसे सबसे पहले
वाटर बोर्ड, जब एक मेयर अपने इलाके के लोगों को ना पानी दे सकता है, ना वो अपने इलाके के लोगों की सफाई करवा सकता है। सफाई आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इदारा बना के उसके हवाले कर दी, वाटर बोर्ड को आपने अलग एंटिटी बना दिया, फिर केबीसीए को, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने एसबीसीए कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। आप उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दें, लेकिन कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब एक मेयर के एक जुरिस्डिक्शन के अंदर उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और कौन सी जो है वो मास्टर प्लान कैसे बन रहा है, या कौन सी चीज जो है वो अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग एक इदारा बना दिया, फिर उसको इक्विपमेंट दिए गए, गाड़ियां दी गई, तो ये अच्छा नहीं था कि एक ही जगह पे बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं, फिर काम नहीं हो पा रहा? ठीक है, अगर पर्टिकुलर अपनी अपनी जगह पर कुछ ये मेयर दुनिया में ये इन सब चीजों की जिम्मेदारी जो है वो मेयर्स के ऊपर होती है। ठीक है, आप बेशक आपने इदारा बनाया, आप उसको फिर मेयर के अंडर करें, अब उसको मेयर देखेगा। हुकूमत सिंध उसको देखेगी ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता, वो मेयर देखेगा। मेयर उस इदारे का हेड होना चाहिए, आप इदारा अलग कर दें, लेकिन मेयर उस इदारे का हेड होना चाहिए। जो भी मेयर आता है वो इस इदारे का हेड हो, और जब वो चला जाए जो चले मैं अगर कैटेगरिकली आपसे पूछूं कि मोहम्मद तारिक साहब ने कितने तरक्याती काम किए, कराची के लिए आपने कितनी सड़कें बनवाई, कितने फ्लाईओवर आपके दौर में बने, कुछ बताएंगे अवाम को कि आप लोगों ने मैं क्या अगर बेनिफिट्स बताना दिए थे? शुरू करूंगा तो मुझे तो आपके साथ पूरा नहीं, आपका कुछ प्रोग्राम मेन चाहिए। जो हमने मुझे जो शहर कायद अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम कहती है कि 2001 से लेके 2005 तक का जो पीरियड था उसमें जो कुछ काम हुए हैं वो उससे पहले कराची की तारीख में नहीं मिलते और उसके बाद कराची की तारीख में नहीं मिलते। हमने इंतहाई ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसा कि कोई अगर सीधा मुझे आप बताएं। शारा फैसल पे हमने 4 से 5 फ्लाईओवर्स बनाए हैं, फिर उसके बाद केपीटी अंडरपास है, फिर उसके बाद आपका हीनो चौक फ्लाईओवर है। आप मतलब आप जाते जाएं, आप मुझे कहेंगे एफटीसी फ्लाईओवर है, फिर उसके बाद आपका उससे अगला वाला शहीद मिल्लत फ्लाईओवर है, और बेतहाशा रोड हमने कारसाज रोड बनाया, हमने जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया, नॉर्दर्न बाईपास हमारे जमाने में बना। मैं आपकी तरफ आता अब हूं। आपने पूछा तो मैं आता जाऊंगा ना। मुझे मैं आपकी तरफ डालमिया रोड बनाया हमने, और ये 8000 रोड कोरंगी का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रोड है वो बनाया। कराची के हर कोने पे बिला तफरीक कि नहीं ये यहाँ कौन रहता है या कौन नहीं रहता, वो किस सियासी जमात से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता। अवाम ने फिर भी मुस्तरद किया आपको, आगे आपकी सियासत वो ना हो पाई जो थी। तसद्दुक़ गौरी साहब, आप क्या इस पर तजिया देंगे कि जिस तरह काफ लीग से लेके जमात इस्लामी, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान, फिर आज पीपल्स पार्टी, परफॉर्मेंस किस, अगर आप गैज करें बीग जर्नलिस्ट, किसने आपको लग रहा है कि काम किया? जी हाँ, तारिक हसन साहब ने एक बात सही की है कि 2001 से लेकर 2005 तक कराची में काम हुए और ईमानदारी से भी काम हुए, कोई करप्शन के कोई चीज़ें सामने नहीं आई। उसमें सबसे बड़ा जो था लियारी एक्सप्रेस वे। लियारी एक्सप्रेस वे के जो मुतासिरीन थे, तजावीज़ात थी, उसको हटाकर एक शहर से बाहर सरजानी के इलाके में एक सिटी अलग इलाका बनाया गया, प्लाट दिए गए, और उनमें प्लाट के अलावा चेक भी दिए गए कि वो तामीर कर सके। तो मुस्तफा कमाल साहब को भी बेनिफिट जाता है, उन्होंने भी तो आगे उस सिलसिले को यही बात हूँ। ये जो टाउन निज़ाम था, सिस्टम निज़ाम था, वो तारिक हसन साहब, नेमतुल्लाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया। उसके बाद मुस्तफा कमाल के दौर में भी यही निज़ाम था, सिस्टम था। ये वजह यह थी कि उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, सिंध में भी काफ लीग की हुकूमत थी, अरबाब सीएम थे, ठीक है ना। तो जितने भी उस दौर के अंदर मुस्तफा कमाल साहब क्रेडिट नहीं या नेमतुल्लाह और तारिक साहब हसन साहब के क्रेडिट जाता है, उसमें सबसे मेन वजह जनरल मुशर्रफ की थी, और उसके बाद क्या नाम है सीएम सिंध की थी, अरबाब साहब की। ठीक है। तो और दूसरा एक मैं थोड़ा सा इसमें वो कर दूं कि वो तारिक साहब ने कहा शौन चौरंगी पे जो अंडरपास बनाया वो केपीटी ने बनाया है। ठीक है। वो केपीटी के पैसों बना। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने बड़े इदारों को, जो कौमी इदारे हैं, उनको ये कहा गया, हिदायत दी थी कि आप स्टील को भी कहा गया वो ब्रिज बनाए, जो वहाँ पे ब्रिज बने। तो इसी तरीके से बोला गया था। तारिक हसन साहब एसबा के भी चेयरमैन रहे, स्पोर्ट प्रोविंस जोन के। चले मैं थोड़ी सी, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। जिलानी साहब सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ सर जी। बहुत शुक्रिया सर, आप मेंबर सूबाई असेंबली हैं और कई एतवार आपने भी देखे सियासत से, और एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की बड़ी स्टेक होल्डर रही है। लेकिन अब अगर आपकी ही ख्वाहिश थी, हमने कई बार आप लोगों के ही रहनुमाओं से सुना कि आप लोग कहते थे कि ये जो इख्तियारात हैं वो एक सीएम के पास ना हो, गली मोहल्लों तक इख्तियारात आए। फिर अब क्या मामलात हो गए, और फिर आपकी जो इस वक्त तहरीक चली है उस पर नफरत अंगेज आप लोगों ने स्टेटमेंट दी है या पर इल्जामात हैं, कैसे तरदीद करेंगे? क्या वाकई आप कराची को फिर उसी सियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं?
मुझे नहीं पता आप कौन सी नफरतंगेजी की बात कर रहे हैं और कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ जो अभी तहरीक शुरू की है, जो प्रोटेस्ट शुरू करा है, वो सिर्फ इस काले बल्दियाती कानून के खिलाफ किया है साजिद भाई। और जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसके हामी थे, तो बिल्कुल हम बल्दी टाउन सिस्टम के हामी हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं चाहेंगे कि आप मेयर के इख्तियारात को जो पहले ही जो है वो बहुत कम कर दिए गए थे और अब उसको हाथ पांव बांध के जो है समंदर में छोड़ दिया जाए कि बेटा तू 4 साल तक। ठीक है, ठीक है, काइंडली ऑडियो चेक कीजिएगा, ऑडियो टीम। जी जी जी, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे जिलानी साहब। नहीं, 2017 से हमारी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 140A की खिलाफ जो है वो लगी हुई है। ठीक है। और अगर अब आप बल्दियाती इलेक्शन करवाती है गवर्नमेंट और उसमें जो है मेयर के पास जो है सिवाय गटर खुलवाने के अलावा और कोई इख्तियार ही ना हो, तो ऐसे बल्दियाती निजाम में क्या फायदा है? क्या केएमसी से उठा के तमाम चीजें जो है वो सिंध गवर्नमेंट में ले जाए और तमाम इकदाम करना शुरू कर दें, तो इससे तो कराची में फर्क नहीं पड़ेगा। जो लालकाना का मेयर बनेगा, जो इससे हैदराबाद का मेयर बनेगा, जो इससे बाकी जो सिंध के शहर हैं उनके जो मेयर बनेंगे, उनका भी यही हाल होगा कि चाहते हैं कि सबको बेख्तियार करके सारा सिस्टम जो है वो एक वजीर आला के हाथ में दे दिया जाए और वो जिस तरीके से मर्जी जो है करता रहे। तो जिलानी साहब, जिस तरह आप लोगों ने तहरीक का इंदिया दिया है और अब आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि यहाँ पे जो अपोजिशन की जमातें हैं, आप तमाम मिल बैठ के और हुकूमत से आप बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, उनसे मुफाहमत की पॉलिसी को अमल पैरार करके आगे बढ़ाते और उनको बताते कि आप लोग ये करें और ये ना करें, बजाय इसके कि आप सड़कें ब्लॉक करें। और जिस तरह मेयर साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कल जो कहा है कि ये अब सिलसिला चलेगा, तो इस सिलसिले चलने से आपको नहीं लगता कराची का और नुकसान होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी की नीयत का अंदाजा भी इस चीज से लगाने इस बिल के हवाले से कि उन्होंने ये बिल पास जब करवाना था ना, तो वजीर आला 2 घंटे से आके जो है असेंबली में मौजूद थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का इस बिल का एजेंडा जो है वो अपोजिशन जमातों को देना पसंद नहीं करा। तो आप इससे उनके साथ बैठने की बात कर रहे हैं, जो हमें बिल का एजेंडा देने पे तैयार ना हो और खुद ही जो है बिल पास कराने की बातें कर रहे हो। और जहां तक आपने अपोजिशन जमातों की बात की है, तो एमकेएम पाकिस्तान ने 11 तारीख को जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंध के हवाले से जो है वो करने जा रही है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो शहर कराची से ताल्लुक रखते हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और वहां जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह उसके हिसाब से फिर एमकेएम अपना अगला लाएमल जो है वो आवाम के सामने भी लेकर आएगी। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि लेट सपोज अगर आप नाकाम रहे और जो आपने जलसे जुलूस की सियासत का सिंध में आगाज किया है या इंदिया दिया है, इससे कुछ आपको लग रहा है कुछ मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट होगा इससे, बजाय इसके कि आप ऐवान में बैठकर मामला तय करें? आपने बजा कहा कि अगर आपको एजेंडे की कॉपीज नहीं दी गई या आपके साथ बैठा नहीं जा रहा, लेकिन आप कोई दूसरा रास्ता भी तो इख्तियार कर सकते हैं सर। अभी इसीलिए हम जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है सिंध के हवाले से जो होने जा रही है, उसमें तमाम इस शहर कराची और सिंध के जो स्टेक होल्डर हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और वहाँ तमाम पार्टी के साथ मिलकर ही किसी न किसी एजेंडे पे जो है मुत्तफिक होकर वहां से जो है वो इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और इंशाल्लाह जैसा भी होगा वो सब आपके सामने होगा। अगर उसमें सबकी इत्तेफाक राय हुई कि जी रोड ब्लॉक करना है, जो बिल्कुल रोड ब्लॉक करेंगे और बैठ के बात करने की बात हुई तो बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं तो आप इसका मतलब है आप इस ये जो तरामीम की गई हैं इसके हक में नहीं है और आप पुराना निजाम लाना चाहते हैं, उसके लिए आप सड़कें भी ब्लॉक करेंगे तो आप कानून हाथ में लेंगे सर, फिर कानून तो हरकत में आएगा, गिरफ्तारियां होंगी। इससे पहले कि एमकेएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां नहीं हुई, इससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये तमाम चीजें एमकेएम के लिए नहीं तो नहीं है ना मेरे भाई। और हम नहीं चाहते कि हम रोड ब्लॉक करें, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है किसी भी तरीके से इसमें जो है वो बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। वो अपने काले कानून को जो है वो इस शहर कराची पर लागू करना चाहती है और इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी उसको जो है वो कामयाब नहीं होने देगी। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया। आप बात कर रहे थे गौरी साहब और आपने तज्ज़िया इनकी भी बात सुनी एमकेएम पाकिस्तान। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये काला कानून बनाया गया है और बल्दियाती इख्तियारात जो हैं उनको, मेयर के इख्तियारात को और जो भी 3rd ईयर ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको कमज़ोर किया गया इसमें बहुत। और
ये एक गलत है और हम भी इसको नहीं मानते। अगर कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रोड ब्लॉक करना ठीक है, वो हम सबका हक है और हम इसमें बिल्कुल इनके साथ लेकिन आप प्रोटेस्ट करें ना, पीसफुल प्रोटेस्ट मैं करें, आ रहा हूँ, आप सड़कें ब्लॉक इसी करेंगे। बात पे जी। आ रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने खुद पर्सनली एक नासिर शाह साहब से, जो सिंध के वजीर बल्दियात हैं, उनसे मुलाकात की है और उनको अपना ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की हैं और उनको एक जब उन्होंने टाउन्स की हवाले से बात की तो हमने उनको काफ़ी तजावीज़ दी जो कि 2001 SLG 2001 के ऊपर मुश्तमिल थी कि जी आप उन चीज़ों को फिर बहाल करें। जब आप टाउन्स पे जा रहे हैं तो फिर वो पावर्स भी दें ना आप। तो उन्होंने मतलब कहा कि जी हम इसको स्टडी करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम बात करना चाहते हैं, अगर आप लोग सब बात करना चाहते हैं तो बात करें, हम बैठ के बात करेंगे और डिबेट करेंगे इस पर। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे तो ये बात की, उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल उनसे मेरी बात हुई है और मैंने उनको बड़ा सख्ती से कहा, मैंने कहा देखें फर्स्ट ऑप्शन मैं कम से कम अपने तौर पे एज ए डिप्टी मेयर आपके पास आया हूँ कि आप ज्यादती कर रहे हैं कि आप एक मेयर से यकीन करवाइए कि हम बैठने के तैयार हैं। उन्होंने कहा मुझे कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम बात करेंगे, हम जो अच्छे प्रपोजल्स हैं उनको पूरी तरह से इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गौरी दूसरी बात में गौरी साहब ने एक बात की कि जी केपीटी का फ्लाईओवर हमने नहीं बनाया, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, केपीटी का फ्लाईओवर हमने नहीं बनाया। केपीटी का फ्लाईओवर ये हमने मुशर्रफ साहब को एक तामीर कराची के हवाले से एक प्रोग्राम दिया था कि जी कराची में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कराची के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं और टैक्सेस वो ले जाते हैं, जिस तरह केपीटी है, रेलवे है, सिविल एविएशन है, स्टील मिल है और मुख्तलिफ इदारे हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, तो वो टैक्सेस वहाँ से वसूल करते हैं। रोड हमारा इस्तेमाल होता है, जो है फंड हमारे लगते हैं। अब केपीटी से निकलने वाला हर ट्रक जो है वो पूरा कराची का चक्कर लगाते हुए जाता है और पूरे कराची के अंदर, कराची पोर्ट सिटी है, हर ट्रक जो है वो पोर्ट पर आएगा। अब उसका टैक्स किसी और जगह लिया जाता है, केपीटी अपना टैक्स ले लेती है। तो उस पर मुशर्रफ साहब ने हमारी बात से एग्री किया, हमने उनको एक प्लान बना के दिया कराची शहर के लिए जिसका नाम तामीर कराची प्रोग्राम रखा गया, जिसके तहत हमने आइडेंटिफाई किया कि जी आप केपीटी से हमें ये काम करवा के दें, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ सुपरविजन करेंगे, आप रेलवे से हमें ये काम करवा के दें। हमें उसमें रेलवे ने, केपीटी ने, PIA ने, सब ने उसमें, मुशर्रफ साहब ने उसमें जो जिस तरह हमने उनको वो प्लान बताया था उस पर उन्होंने अमल दरामद करवा के दिया। ठीक है गौरी साहब, आप कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे कि कुछ तारीख के तनाजुर में जाकर के शहर कायद में किस पार्टी ने ज्यादा काम किया और अब आगे क्या होने जा रहा है ये भी बताइएगा। ये और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो तरामीम करने जा रही है, ये वाकई काला कानून है? असल में जब भी जमहूरी, इस मुल्क के अंदर जमहूरी गवर्नमेंट रही है, पार्लियामेंट्री निज़ाम रहा है, तो उन्होंने बलदाती निज़ाम पर कभी तवज्जो नहीं दी। पीपल्स पार्टी भी वही कर रही है। अगर बलदाती निज़ाम पर तवज्जो देगी, जितने भी जो सिस्टम बलदाती निज़ाम में अच्छा चला है, तो हम देखते हैं फौजी निज़ाम में, चाहे वो BT मेंबर का यूब खान के, याया खान के टाइम में निज़ाम हो, जनरल ज़िया के टाइम पर बलदियाती निज़ाम हो, और या जनरल मुशर्रफ के टाइम में। तो वजह क्या है कि जमहूरी पार्टी इस पे तवज्जो नहीं देती? जी, सवाल ये पैदा होता है जो आपने बात की अभी, जब तारिक हसन साहब ने कहा कि मैंने वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से बात की, उन्होंने यकीनदानी कराई। पीपल्स पार्टी तो हर रोज अपना वजीर बल्दियात चेंज करती है। इससे पहले सईद गनी थे, फिर नासिर शाह गए, फिर नासिर शाह थे, फिर वो ये म्यूजिकल चेयर है बल्दियाती वजारत। तो इस पर बात करना ही बेकार है उन लोगों से। और तारिक साहब जब नायब नाजिम कराची थे तो नासिर शाह भी दोस्त हमारे, वो सक्कर के उस वक्त नाजिम थे, वो भी इस सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये निज़ाम अच्छा था। मगर इस निज़ाम, अच्छा क्यों सवाल आपका पैदा ये हुआ कि क्यों जमहूरी गवर्नमेंट जाती है? क्योंकि MNA MPS की हैसियत खत्म हो जाती है इस निज़ाम में। वो निज़ाम जो है UC नाजिम के पास आवाम जाएगी, क्योंकि गटर का मसला, सेवरेज का मसला या बुनियादी जो मसले वो UC नाजिम के पास है। हमारे मुल्क में तो ये होता है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को गालियां देना शुरू हो जाते हैं कि ये सिस्टम है खराब है, या बिजली नहीं आ रही, फला नहीं है, या जो UC के हैं वो UC नाजिम के पास जब इख्तियार आएगा, इसी तरह टाउन के पास, टाउन नाजिम पावरफुल, इसी तरह मेयर, डिप्टी मेयर। लंदन में वजीर आजम बरतानिया के बाद जो सबसे पावरफुल जो सीट है वो मेयर आपका कौन है? लंदन का मेयर सबसे पावरफुल दूसरे नंबर पर। एक मरतबा जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी, चौधरी शुजात प्रेसिडेंट थे और तारिक हसन साहब लोग का कराची का सबसे डिले फैसला हुआ कि नाजिम कौन होगा, नायब नाजिम कौन होगा, तो मैंने चौधरी शुजात साहब से ये सवाल पूछा कि क्या वजह है कि कराची के नाजिम या मेयर के लिए इतनी मुश्किल पैदा है? उन्होंने कहा कि उस वक्त जो तेहरान के जो सदर थे वो ईरान के, वो तेहरान के मेयर रह चुके हैं,
उसने कहा, उन्होंने चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त आप ईरान को देख लें, ये जो सीट है मेयर कराची की या नाजिम कराची की, ये मुल्क का वजीर आज़म भी बन सकता है, मुल्क का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। अच्छा, अब वो लोग इख्तियार इसलिए देते हैं कि MNA MPS की जो पोजीशन है, फंड्स हैं, लूट मारी, वो खत्म हो जाएगी। अब इस गवर्नमेंट में भी मैं वजीर आज़म इमरान खान को क्रेडिट दूंगा कि उसकी वजह से ये बलदाती निज़ाम फिर भी इंतखाबात हो रहे हैं, जैसा खैबर पख्तूनख्वा में हुए, पंजाब में भी अच्छा निज़ाम है, पंजाब में भी तारिक अजीम साहब की पार्टी काफिली इत्तेहाद में बैठी है, उसमें भी एक अच्छा सिस्टम ला रहे हैं, उसमें पावर्स दी जा रही है निश्चित सतह पर, जो मेरी नॉलेज में। मसला ये आता है कि ठीक है, कराची शहर बड़ा है, टाउन्स की तादाद भी बढ़नी चाहिए, मजीद बढ़नी चाहिए, तासुब की इलाकई और जमान बेस पे नहीं होनी चाहिए। कराची बड़ा है। फिर इसमें जो सबसे बड़ी खामी है इसमें, जैसे तारिक हसन साहब ने भी कहा और MQM के दोस्त ने भी कहा कि सेवरेज का सिस्टम, मुख्तलिफ सारी चीजें जो है छीन ली गई हैं सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी MQM के दौर अच्छा, में। ये तासुर क्यों है कि उन्होंने छीन ली हैं? क्या वो सही से नहीं चला रहे? अगर वो परफॉर्म सही से नहीं कर रहे तो आप उनको तजावीज दें, आप उनसे स्टेयर लें। पहली बात तो सर ये देखिए, जो मेयर, एक मिनट, ससुक भाई हमारे बड़े भाई हैं और शुरू से ये, जब मैं डिप्टी मेयर था तब भी हमारे ऑफिस में आते जाते थे और माशाल्लाह बड़ा हमने मिलकर काम किया और माशाल्लाह बड़ा हमेशा से शहर का दर्द अपने दिल में रखते हैं। बात ये कि जो पावर जिसकी है उसको मिलनी चाहिए ना। आप वजीर आजम की पावर जो है, वजीर आला की पावर अगर वजीर आजम इस्तेमाल करेंगे तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा। मेयर की जो पावर्स हैं वो मेयर के पास होनी चाहिए, यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन की पावर है वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास होनी चाहिए, टाउन के चेयरमैन की जो पावर है वो टाउन के चेयरमैन के पास होनी चाहिए। मुझे सर ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ वफाकी पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जाने से कि ये जो इख्तियारात हैं मेयर के पास ही होने चाहिए और अब गली मोहल्लों में न जाने चाहिए, उसकी वजूहात क्या है? ठीक है, मेयर जब हम काफ़ी अदवार गुजरे हैं इससे कबल और जब मेयर थे यहाँ पर और उनकी परफॉर्मेंस से भी आवाम मुतमईन थी, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि ये नई तरामीम की गई और इसको तमाम सिंध की जो अपोजिशन जमातें वो मुस्तरद कर रही हैं। मजीद सर अगर इसकी हम गहराई में जाते हैं मोहम्मद तारिक साहब, तो बताएंगे कि कोई पीपल्स पार्टी का कोई एक होता है ना पसे पर्दा कोई बेनिफिट, कोई उनका फायदा है इसमें? नहीं, जैसे कि गौरी साहब ने कहा कि हमेशा से जो भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं उनकी कोशिश होती है कि सारी पावर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास आ जाएं। ये लोकल बॉडी सिस्टम जो है जिसका बेसिकली काम ये है कि आवाम की बेसिक तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को पूरा करना लोकल बॉडी सिस्टम का काम है। वो उनको अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है इनको कि जी एक MPA के घर पे और एक MNA के घर पे या दफ्तर में लोग आके खड़े होते हैं कि जी मेरी गली ठीक करा दो, मुझे नलका लगवा दो। ये काम नहीं है। माजरत के साथ इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे उन्होंने ये बात कही थी, हम उनके इत्तेहादी हैं, कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि जी मैं किसी MP MNA को डेवलपमेंट का फंड नहीं दूंगा, लेकिन वो भी मजबूर हो गए और उन्होंने उन सब MPs MNAs को जो उनके माते थे उनको सबको जो है डेवलपमेंट का फंड दिया। किसी MPA MNA का या सेनेटर का काम नहीं बनता कि वो डेवलपमेंट का काम करवाए। तमाम महज़िब मुल्कों के अंदर, तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम डेवलपमेंट का काम बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना, यानी आपके बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स और आपके बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब जो काम है वो जो है वो मेयर के अंडर आते हैं और मेयर उनको देखते हैं। ये सफाई करवाना, लोगों को पीने का साफ पानी देना, रोड बनवाना, गलियां बनवाना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, आपके पार्क्स को मेंटेन करना, आपके कम्युनिटी के स्कूल्स को चलाना, आपके जो है हॉस्पिटल्स को चलाना, ये सब काम मेयर्स देखते हैं। वहाँ ये नहीं होता कि सूबाई हुकूमत आके देखती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमेशा से एक रेस चलती रही है और पावर की जंग रही है, हमारे MPs MNAs वो जब से आए हैं वो समझते हैं कि सारे काम हमारे, और वो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये
माशाल्लाह के दौर में ये जो है वो बुरा कहा जाता है इसको, लेकिन उस टाइम में इस मेयर सिस्टम को या बीटी सिस्टम को हमेशा से इख्तियारात दिए गए और उनको कहा गया कि नहीं आप जाके काम मैं करें। पूछ लेता हूं, हमें ज्वाइन किया है अखुंदजादा चट्टान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। चट्टान साहब सुन सकते हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सीएम सिंध ने तमाम इख्तियारात ले लिए और बल्दियाती एक्ट में तरामीम भी की गई, जिसपे सिंध में अपोजिशन की जमातें सरापा एहतजाज हैं। तो ऐसा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सर कब सुनने को मिलेगा कि तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेके एक हुकूमत फिर बिल लेकर आए? आप तो जमहूरी रवायात के अमीन खुद को कहते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर सन असेंबली ने और सन गवर्नमेंट ने कोई कानून पास किया है तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया होगा कि सबको एतमाद में ले ले और सबको साथ में ला के चले। लेकिन वहां पे कुछ लोगों को इस तरह के इख्तियारात चाहिए जिस तरह के इख्तियारात मुशर्रफ साहब के दौर में इनके पास थे। तो इस तरह के इख्तियारात तो ये जमहूरी दौर में और आपके हालात में मुमकिन नहीं है। वजह बता सकते हैं सर, क्यों इख्तियारात आज क्यों ना दिए जाए? देखिए जी, आप क्या 12 मई का कोई किसी को इजाजत दे सकता है कि आप वकीलों को भी जलाए, कोई आप कुछ भी करे, मीडिया हाउस पे भी जाके हमले भी करे, आप लोगों को मारी पीटी पे ड्रिल से उस पे सुराख भी करे। तो इस तरह के इख्तियारात तो आप नहीं दे सकते कि आप पार्कों को बेचे, आप जो है चाइना कटिंग करे, वो चीज आप नहीं हो सकती है। ये जमहूरी दौर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया, उन्होंने पहले से बहुत कोशिश किया होगा कि हम सबको मिल के चले, क्योंकि हम अपोजिशन में भी हमारी यही कोशिश रही है और हमारी गवर्नमेंट में भी यही कोशिश रही है और हम समझते हैं कि ये मुल्क हम सबका है, किसी का नहीं है। अच्छा चट्टान साहब, पास कोई आदत या अक्सरियत है तो इसका मतलब नहीं कि ये मुल्क किसका हुआ। चट्टान साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, यहाँ पे नायब नाजिम साहब बैठे हैं स्टूडियो में, वो कह रहे हैं हमसे कोई मुशावरत नहीं किए गए। हमसे ना मुशावरत कह रहा है सर मोहम्मद तारिक साहब, साबिक नायब नाजिम कराची, कोई एतमाद में नहीं लिया आपकी हुकूमत समझता हूँ कि अगर ये पार्लियामान का मेंबर है और अगर ये एमपीए है तो इसके साथ मुशावरत किया होगा, क्योंकि कानून साजी में बाहर के लोगों को तो मुशावरत नहीं किया। चट्टान साहब सुबह मैं सीनियर जर्नलिस्ट चट्टान साहब मैं सीनियर जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी भी एमक्यूएम के भी दोस्त लाइन पे थे, वो ये कहते हैं जो सिलसिले में बैठा है एमपीएस के 2 घंटे के नोटिस पे वजीर आला सिंध आते हैं और अचानक एजेंडे के बगैर एक कानून को पास करा देते हैं। तो ये तो आप देखें पार्लियामेंट को और जमहूरी रवायत को भी बाईपास किए जा रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि वो उन्होंने मशवरे किए हैं? देखिए जी, मैं न तो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ और न सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ। मैं बेहतर होता कि आप सिंध से किसी एमपीए को बुलाते। आपको इसकी डिटेल में जाना है तो मुर्तजा वहाब को ले लें। हाँ, बेहतर होता, इसलिए मैं बात उनका जवाब देना बेहतर नहीं समझ रहा। अब ये बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, चट्टान साहब ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई ने इलेक्शन कराए बल्दियाती, वो बिल्कुल दुरुस्त है और उनका सिस्टम दुरुस्त है या गलत है? कौन सा जी, किसने जो कराए? खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में। जी जी जी, तो वो सिस्टम सही है वहां के वजीर आला जो इलेक्शन करा रहे हैं? नहीं, इसमें भी हमारे बहुत सारे तहफ्फुज़ात है, इसमें बहुत सारे तहफ्फुज़ात हमारे हैं। कुछ तो हमारे जो तहफ्फुज़ात थे वो अदालतों ने दूर कर दी, हम अदालतों में चले गए, अदालतों ने इसमें हमें हमारे हक में फैसले दिए। मिसाल के तौर पे वो जो के नीचे का जो इलेक्शन था वो गैर जमाती बुनियादों पे करना चाहता था, इस पे भी हमारे एतराज़ात है। पहले जो बल्दियाती सिस्टम था इसमें इसके साथ जो इख्तियारात थे फंड्स का 30% था उसको 20% कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ठीक है, हमारी एतराज़ात है, लेकिन ये है कि कानून बनाए तो हम बाईकाट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में ठीक है, ठीक है अखुंदजादा चट्टान साहब, लास्ट में ये बताइएगा, एनए 133 में आपका वोट भी काफी बड़ा है, इस पे मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं, लेकिन आप पे इल्जाम फिर लग रहे हैं कि गिल साहब ने और आपकी पार्टी ने वहां पे खरीदो फरोख्त की। देखिए जी, ये इल्जाम तो वो लोग लगा रहे हैं जो खुद खरीदो फरोख्त का हिस्सा है।
अब मुझे ये बताएं, हम पहले तो गिल साहब को आप जानते हैं, गिल साहब के पास इतने पैसे हैं कि वो किसी को खरीदे, ऊँट खरीदे। दूसरी बात ये कि अगर पार्टी, चलो गिल साहब के साथ नहीं है, पार्टी ऊँट को खरीदते, तो क्या एक सीट जीत के हम वज़ीर आज़म बना देंगे, हम आदमी एतमाद ले आएंगे, एक सीट के इजाफे से हमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है। तो ये तो पीपल्स पार्टी पे हमेशा से इल्जाम लगे हैं, लेकिन हमारे मंशूर में लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके नीचे लिखा है कि जमहूरियत हमारी सियासत है। हम जमहूरी इदारों को कमजोर नहीं करना चाहते हैं, हम वहां पे हाइब्रिड और सेलेक्टिव लोगों को बिठाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी आए वो अवाम के वोट के जरिए से आए, और जब अवाम के वोट के जरिए से आएगा वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वो मुल्क को डिलीवर कर सकेगा। कोई वोट खरीदने वाला बंदा मुल्क को डिलीवर नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। सर मैंने 133 पर बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5000 से 32,000 पे चली गई। सर ये वोट खरीदा या वाकई वहां पे अब कुछ तब्दीली का वोट जो था वो डाइवर्ट हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? देखें, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग ने भी मैदान खुला छोड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीटीआई का वहाँ हल्का में इतना जोर शोर नहीं है, ठीक है। आप वो तारिक अज़म साहब ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि काफ लीग ने वो ग्राउंड क्यों खुला छोड़ा, ठीक है, या पीपल्स पार्टी के साथ बार्गेनिंग हुई या नून लीग के साथ कोई हुआ, तो उनको एक खुला मैदान मिल गया। जब खुला मैदान मिल गया तो ऑप्शन ही दो हैं सामने, तो इससे किसी को खुशफहमी में, जीतने वाली नून लीग को भी खुशफहमी में नहीं होना चाहिए, और हारने वाली पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ने से कोई इनकलाब नहीं आ गया, जैसा अखुनज़ादा ने कहा है, तो ना आएगा। तो चले लास्ट में प्रोग्राम का वक्त भी एंड पर है। हम काफ लीग पे बात कर रहे थे और हमने देखा है कि हर हुकूमत का हिस्सा रहती है काफ लीग स्पेशली। तो आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्या कहेंगे? अक्सर हमने देखा है कि फिर तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं, शिकवे हो जाते हैं चौधरी बरादरान को। मैं पूछ लेता हूँ, तारिक साहब पूछता हूँ, मैं पहले चाहूंगा कि आप इस पे रोशनी डालें। इसका बेहतर जवाब तो तारिक हसन साहब दे सकते हैं, मगर चौधरी शुजात साहब का भी ये कि ये भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। चौधरी शुजात साहब जो है और काफ लीग, मेरा ख्याल है उनकी शायद वो समझते हैं ये कामयाब पॉलिसी है, इसी वजह से वो पंजाब के अंदर काफ लीग कमजोर होने के बाद, जन्म शरफ के बाद भी वो कायम दायम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आगे फिर जब आपने सवाल पूछा तो पूरी आप बात भी सुन। अब मसला ये आता है कि काफ लीग और परवेज इलाही के ऊपर मुकदमात भी बने बेनज़ीर के कत्ल के, ठीक है। उसके बाद काफ लीग में या चौधरी बरादरान में ये गिदड़ संगी है कि आसिफ अली जरदारी जैसे बंदे को, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक गैर आइन में ओहदा शामिल भी नहीं है, निकाल के बैठाना पड़ा, ठीक है। अब वो पंजाब पे फोकस है उनका, इसीलिए उन्होंने वजीर आला हो रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उसके बावजूद छोटे लेवल की जो स्पीकर की सीट है उन्होंने कबूल की कि वो अपनी एक अजादारी, फिर मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से उनके जो मुतालबात काफ लीग के पूरे नहीं हो रहे थे, चौधरी बरादरान के पूरे नहीं हो रहे थे, तो जब बिल की बात आई तो उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी, ठीक है। और चौधरी बरादरान और काफ लीग इतनी मजबूत है कि जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता राइटिंग में तो वो इधर से उधर नहीं होते, उनको फिर इनके साथ मिलना पड़ा और हुकूमत बनानी पड़ी। तो मैं तो ये कहूंगा कि काफ लीग हमेशा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी हो, वो हुकूमत का हिस्सा रही है और रहती रहेगी, आइंदा भी रहेगी। चले तारिक साहब आप बताइएगा कि अक्सर हुकूमत में तो आप बैठते हैं, मुख्तलिफ अदवार में आप हुक्मरानों के साथ होते हैं, हुकूमत के स्टेक होल्डर होते हैं, फिर शिकवे भी बहुत होते हैं, इसको ये नहीं कहेंगे कि आप ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को? नहीं, देखें, हमने कभी ब्लैकमेल नहीं किया, किसी भी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया। हमने अभी भी बार बार कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो हमारा उनके साथ एक इन राइटिंग एग्रीमेंट हुआ। हम तो ये कहते हैं कि उस एग्रीमेंट पे अमल करें। नहीं हुआ अमल, वो नहीं हुआ तो हमारे शिकवे होते हैं ना। आप हुकूमत से साइड हो जाए, आप कहें जी आपने साइड होते हैं तो वो नेगोशिएशन होती है, फिर कुछ ना कुछ मसले हल हो जाते हैं, तो उसको लोग ब्लैकमेलिंग का नहीं, हम तो छोड़ने के लिए तैयार बैठे। हमने तो 2-3 दफा हुकूमत को इंदिया दिया कि भाई अगर आप इस दफा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करेंगे तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, बढ़ा देते हैं। तो बात ये होती, इसी तरह पहले भी हुआ कि हम हमेशा एक पावर पॉलिटिक्स में ही ट्रस्ट है आपको? इतनी बड़ी पावर पॉलिटिक्स तो नहीं है जी इस दफा। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि पंजाब की हद तक हमारी है, बाकी सिंध में तो हमारी कोई सह नहीं है, ना ही हमारी केपीके में कोई सह, ना ही हमारी बलूचिस्तान में कोई सह। पंजाब की हद तक, पंजाब में डिलीवर एक जमहूरी हुकूमत नहीं कर पा रही तो आपको अवाम में फिर जाना है,
आप हट जाएं, आप कहें कि ये तो मैं अपने लीडरान को बार बार कहता हूं कि जी जिस तरह आप कहते हैं और जिस तरह हमारी बात होती है कि जी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, और जिस तरह ये महंगाई का एक पूरे महंगाई का, और आज भी मैंने एक बड़ी चांस है, लास्ट में बताइएगा आप। एक बात बताऊं, आज भी हमने एक बड़ी बुरी खबर सुनी कराची के हवाले से कि 3 रुपए पत्नी 90 पैसे या 3 रुपए 80 पैसे कुछ पैसे जो है बिजली आज कराची की आज फिर बढ़ा दी गई है। तो इस तरह तो हमारे लिए इलेक्शन में जाना, और जिस तरह पेट्रोल के प्राइसेस जहाँ चले गए, महंगाई जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हमने तो अपनी लीडरशिप से पहले भी कहा कि जी आप सोचें, इस बात को कंसिडर करें कि हम आवाम में इलेक्शन के वक्त कैसे जाएंगे, कैसे उनको फेस करेंगे। बहुत अच्छी बात की सर, आवाम में कैसे जाएंगे, कम से कम चले ऑन स्क्रीन ये एडमिट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई और आज हम फिर भी उसका हिस्सा हैं। उनका अपना, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि वफाक की हुकूमत नाकाम हो गई है, मैं अपनी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, वफाक अपनी बात खुद करेगा, मैं अपनी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि हम आवाम में कैसे जाएंगे। हम महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है, इस बात को आप कर सकते हैं, प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम हुई है, जो वादे किए थे उनको पूरा करने में उस तरह पूरा नहीं कर पाई जिस तरह उसको करना चाहिए था। इन चीजों में मैं जरूर कहूंगा, लेकिन ओवरऑल आप ये वफाक इसका जवाब देगा कि वो कामयाब हुई या नहीं हुई है, मैं अपनी पॉलिसी की बात करूं। ठीक है, लास्ट में क्या आप कहेंगे गौरी साहब, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? एक चेमा गोइयां हैं और हमारे जराए बताते हैं कि मार्च में कुछ तब्दीली आनी है। मार्च हर साल आते हैं और गुजर जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि बलदियाती निज़ाम के हवाले से सिंध गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट को बहाल रखना चाहिए। मैं समझूंगा तारिक हसन साहब भी शायद इसकी हिमायत करेंगे, टाउन्स बनाए उसके नीचे, और डिस्ट्रिक्ट लाजमी है, डिस्ट्रिक्ट का एक अपना मेयर होना चाहिए जो उन टाउन नाजमीन को कंट्रोल करे, वो टाउन नाजमीन यूसी नाजमीन को कंट्रोल करे, और फिर एक लॉर्ड मेयर हो। और जो जितने तारिक हसन साहब ने कहा है कि इख्तियारात जो हैं, जो उसके कराची के हवाले से अगर देखा जाए दुनिया में पुलिस का सिस्टम भी मेयर के माथे जाता है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ होने नहीं देगी, वो उल्टा इख्तियारात खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान की सियासी तारीख में कराची में मेयरशिप पे नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि अल्ताफ हुसैन की सियासत खत्म होने से, MQM की कमजोर पड़ने से, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस शहर पे अपना असर कायम नहीं रख सकी, क्योंकि वो इस शहर को लावारिस समझती है। तो मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी बल्कि वो जिस स्टाइल में वो करे, वो मखसूस इलाकों में शायद कायम हो। अब तो मैं समझता हूँ कि जब वो लिहारी में भी जब उस पार्टी को बुरा भला कहा जा रहा है और वहां से बिलावल जरदारी हार जाते हैं, शहीद भुट्टो का बेटा हार जाता है, तो ये इसको आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे या वाकई हार है? आप ग्राउंड रियलिटीज पे अपनी बात करें, क्योंकि ये जो कराची की स्पेशल निशिस्तें हैं इस पे तो तमाम पॉलिटिकल, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और आप खुद विजिट करके वहां की हालत देखें कि लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। जो काम करेगा, तारिक भाई ने कहा, जो मसाइल को हल करेगा वो उसको आवाम लाएगी। अब आवाम में शऊर आ गया है, अब वो जज्बाती चीजें खत्म हो गई है। और तारिक साहब का ये तस्लीम करना कि हाँ ऐसी महंगाई है, मुख्तलिफ चीजें हैं, हम आवाम में किस मुंह से जाएंगे, ये भी एक सच्चाई की तरफ है कि किसी चीज को एडमिट करना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहेगी। लेट्स सपोज किसी भी पार्टी का बलदियाती इलेक्शन में मेयर आ जाता है, चाहे MQM पाकिस्तान का आता है, किसी और पार्टी का आता है, तो फिर हमने देखा माजी में तो लॉ एंड ऑर्डर पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लोग का मेयर लाने के लिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे शख्स को बनाया गया जो सियासत ही नहीं जानता है। ये थोड़ी कि LLB बैरिस्टर की डिग्री ले ले या किसी बड़ी माजरत के साथ पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा का बेटा हो, ये क्रेडिट पे आप कराची का मेयर बनाएंगे। कराची के मेयर के लिए इनके पास नाम क्या है? ठीक है, अगर आपको कराची का मेयर पीपल्स पार्टी को या एडमिनिस्ट्रेटर बनाना था तो सही नहीं, मैं समझता हूं कि इनके पास बेहतर कैंडिडेट थे। तारिक साहब भी इस बात की वो करेंगे, क्योंकि जब तारिक साहब असम्बली में सिटी की गवर्नमेंट चलाते थे तो सईद ने मारे भी खाई बेचारे ने उधर, और अपोजिशन का किरदार भी अदा करा, और यूसी नाजिम भी रहा है। ठीक है, तो उस शख्स की जगह पर एक आप जिस शख्स को कोई जानता ही नहीं हो, तो उसकी और जो शख्स इसमें काबिलियत नहीं रखता हो, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाकर, पहले आपने जुल्म किया हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाकर, ठीक है, तो कमिश्नर या DC और या दिगर सिस्टम को किस तरीके से, सिर्फ इंसान विजिट के लिए नहीं है, फोटो सेशन के लिए नहीं है, ये शहर को हर सियासी जमात ने, मैं PTI को भी ये कहूंगा कि उससे भी लावारिस छोड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की भी इस पर तवज्जो नहीं है, उनके भी MP MNS हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी इलेक्टेड होकर आए। हाँ जी हाँ, तो वो क्यों नहीं आकर क्या नाम है 27-28 MPs पावर्स की बात करते हैं। बहुत बड़ी बात। अगर इसी तरीके से रहा ये शहर लावारिस सियासी तौर पे, तो फिर इसको फिर हम भयानक नतीजे का सामना करना पड़ेगा इस मुल्क को, अल्लाह ना करे।
चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत जी, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।